हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें सारे एमसीक्यूज मैंने कवर कर दिए। आपके एनसीईआरटी के पूरे नए टॉपिक मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें बहुत सारे नए टॉपिक इस चैप्टर में ऐड हुए हैं, तो वो सब हम कर रहे होंगे। जितने भी टाइप के एमसीक्यू होते हैं, आपके केस स्टडी, असर्शन, सिंपल, वो सारे हम कवर कर रहे होंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो चालू करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मुझे बताना है। सबसे पहली कि भाई हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो एमसीक्यू की सीरीज आ रही है, ये पूरे लेटेस्ट सिलेबस पर है। पूरा एनसीईआरटी और जितने भी एडिट टॉपिक्स हैं सब हमने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज आ रही है, क्या ये काफी है? तो भाई ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो या एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारी एमसीक्यू वाली वीडियो आप देख लेते हैं, तो इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमने कवर कर दिया है। तभी सैंपल पेपर में इतने सारे क्वेश्चन, अराउंड 80 से 90% हमारी वीडियो से फंसे। तो बिल्कुल आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैप्टर बड़ा है, इसमें बहुत सारे नए टॉपिक ऐड हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। वीडियो बड़ी होने वाली है, तो सीधा आप चालू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मोस्ट न्यू नेशंस वर ट्राइंग टू कम इन टर्म्स विद द ट्विन चैलेंजेस ऑफ डैश एंड डैश। हम ट्राई करते हैं मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज को हम वन वर्ड फॉर्मेट दे दें जिससे वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा ना बढ़े। बोर्ड एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज फॉरेन रिलेशंस एम फाइंड्स एन एको इन द डैश। ये क्वेश्चन हमको भी आया था। इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, वे नीचे क्या दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन से आपको एक अच्छा खासा रिवीजन करवा देंगी, तो इनको इग्नोर मत करिएगा। इनको वीडियो पॉज करके आप जरूर पढ़िएगा। एकदम सिंपल सिंपल है और मैं इनको ज्यादा रीड नहीं करता हूं, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है हमारा। बहुत सिंपल से रिवीजन के लिए हम डाल देते हैं, जिससे अगर आपको आंसर नहीं बन रहा है तो थोड़ा और आपको इससे आइडिया लग जाए। फिर many developing nations choose to support the foreign policy preferences of the dash countries who were giving them aid or credits। तो इसका आंसर है पावरफुल कंट्री से। बोर्ड एग्जाम में पहले भी देखने को मिला है। उसके बाद आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल के क्वेश्चन हो और पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर आर्टिकल 51 की हम बात कर रहे हैं। नीचे बॉक्स डाल दिया, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट डैश एंड डैश। तो ये जो दो टर्म है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला है कॉलोनियलिज्म और दूसरा है इंपीरियलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी INA वॉज क्रिएटेड बाय डैश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये किसने क्रिएट करी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके बाद इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कोइंसाइडेड विद द बिगनिंग ऑफ द डैश एरा। तो भाई किससे कोइंसाइड करी थी ये? तो ये करी थी कोल्ड वॉर से। ये हमें देखने को मिला था, हमने पहले पुराने चैप्टरों में भी ये पढ़ा हुआ है। ये नीचे वाली चीज जरूर पढ़िएगा, स्किप मत करिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इनसे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। फिर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डैश प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा, ही वाज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर। तो क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है और आपको आंसर पर भी ध्यान देना है। हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो खुद के ही फॉरेन मिनिस्टर थे, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे? ऑप्शन 1, टू प्रिजर्व द हार्ड एंड सोवरेनिटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एमसीक्यू नहीं है, तीनों मैंने डाले क्योंकि बहुत ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आप में से इनमें से तीनों से कोई भी एक दे दिया जाएगा, 2 दे दिए जाएंगे और बाकी गलत दे दिए जाएंगे। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेहरू विश टू अचीव दीस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने नीचे ब्रैकेट में बोल्ड करके ये सब डाले हुए हैं। इसके बाद लीडर्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर एंड सम पॉलिटिकल पार्टीज विच वर अपोज्ड टू कम्युनिज्म लाइक भारतीय जनसंघ एंड द लेटर स्वतंत्र पार्टी आल्सो वांटेड इंडिया टू फॉलो अ डैश फॉरेन पॉलिसी। भाई अंबेडकर जी और बाकी पार्टी में कौन सी फॉरेन पॉलिसी की फॉलो करने की बात कर रहे थे? प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, कि भाई हम थोड़ा सा प्रो यूएस रहे, हमारा झुकाव थोड़ा सा यूएस के साइड होना जरूरी है। यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी अ प्रो डेमोक्रेसी। उसके बाद इन 1956 when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against this new colonial invasion. But in the same year when the USSR invaded Dash, India did not join its public condemnation। ये क्वेश्चन आया था कि यूएसएसआर ने किसे इन्वेट किया था? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, हंगरी। यहाँ पर इंडिया ने आवाज नहीं उठाई थी कोई खुलकर, इसके बाद इंडिया को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ गया था। While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment,
पाकिस्तान ज्वाइन द, तो भाई जब इंडिया सबको नॉन अलाइनमेंट के बारे में बता रहा था, उनको बोल रहा था कि आप इसको ज्वाइन करिए, कन्विंस कर रहा था सबको, तब पाकिस्तान ने यूएस लेड मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। ये हमने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में भी देखा है। फिर इंडिया कन्वेंट द डैश इन मार्च 1947, 5 months ahead of attaining its independence। तो भाई हमने किया था एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, सब कुछ मैंने एकदम डिटेल में आपको समझाया, नीचे वाला भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशिया सिटी ऑफ बैंडोंग इन 1955, कॉमनली नोन एज द डैश, मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। भाई इसको हम क्या बोलते हैं? बैंडोंग कॉन्फ्रेंस। ये तो आप सबको पता ही होगा, बहुत बार सुनने को मिलता है। द बैंडोंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट of NAM, याद रखिएगा। The Bandung Conference later led to the establishment of NAM. The first summit of NAM was held in Dash in September 1961। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो पहली हमारी बेलग्रेड में हमें देखने को मिल जाती है। फिर आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन डैश, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो भाई रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1949, याद रखिएगा। Some of the Nehru's colleagues like Dash were worried about a possible Chinese aggression in future। तो भाई नेहरू जी के ऐसे कौन से कलीग्स थे जिन्हें फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था? तो हमारा इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। नीचे वाला पढ़ लीजिएगा। नेहरू जी को बहुत विश्वास था चाइना की तरफ कि वो कभी भी हम पर अटैक नहीं करेगा, हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही वार्न किया हुआ था। उसके बाद द जॉइंट एनुसिएशन ऑफ पंचशील, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये भी क्वेश्चन आता है कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस क्या है? तो याद रखिएगा पंचशील, बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्रीमियर डैश ऑन 29 अप्रैल 1954। याद डेट भी रखिएगा। वॉज द स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो भाई उस समय चाइनीज प्रीमियर कौन थे? जो इनले, नाम याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। फिर the plateau of Central Asian region called Dash is one of the major issues that historically caused tension between India and China। ये आप सबको पता होगा, एक अलग ही पेज में दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। यहाँ हम तिब्बत की बात कर रहे हैं। From time to time in history, China had claimed administrative control over Tibet। फिर the Tibetan spiritual leader Dash accompanied the Chinese premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956। हम सबको पता है दलाई लामा। अभी नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टोरी दी हुई है कि दलाई लामा ने इंडिया में कैसे असाइलम लिया, वहां पर क्या चीजें देखने को मिल रही थी। अगर आपने हमारी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो डेट्स हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर डैश इन हिमाचल प्रदेश इज परहैप्स द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बतन इन इंडिया। द दलाई लामा हैज आल्सो मेड डैश हिज होम इन इंडिया। भाई दोनों का आंसर हमारा है, मुझे नहीं पता, ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद इन डैश चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत, लास्ट सेक्शन ऑफ द तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस। तो भाई कब हुआ था ये? 1950 में। ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। तो भाई कौन से 2 एरिया है? पहला अक्साई चीन एरिया इन द लद्दाख रीजन, और दूसरा है मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच वॉज देन कॉल्ड एनईएफए। एनईएफए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इंपॉर्टेंट है। फिर बिटवीन 1957 एंड 59 द चाइनीज ऑक्यूपाइड द डैश एरिया एंड बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक रोड देयर। कहां पर भाई ने स्ट्रेटेजिक रोड बिल्ड करी थी? अक्साई चीन रीजन में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर चाइना लॉन्च अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन डैश ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन। डेट्स यानी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, तो याद रखिएगा अक्टूबर 1962। अब कैसे क्या अटैक हुआ था ये देखने के लिए नीचे अगर पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। अब आपको लगता होगा भैया इसका क्यों आप एमसीक्यू नहीं बना देते हो? तो देखिए यार, इसके ना एमसीक्यू डायरेक्ट कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। ये नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। इनसे हो सकता है बाय चांस कि 2-3 पॉइंट इसी के साथ दे दिए गए हों क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये हम डाल देते हैं। इससे क्या एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। भाई अब हमें ये पता चल गया कि कब अटैक हुआ, तो थोड़ी उसकी जानकारी भी मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है, राइट? इसलिए हम डाल देते हैं। फिर इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1962 वॉर। हमें 1962 वॉर के बाद क्या क्या चीजें देखने को मिल रही थी? सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स ईदर रिजाइंड और रिटायर्ड। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड देन डिफेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा, वी कृष्ण मेनन, had to leave the cabinet। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वाज मूव्ड एंड डिबेटेड इन द लोकसभा, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद फिर सीपीआई पार्टी में हमें चीजें देखने को मिल रही थी। देखिए मैंने लिख दिया है differences within the Communist Party of India CPI। The pro-USSR faction remained within the CPI। The other faction was for some time closer to China and was against any ties with the Congress। The party split in 1964 and the leaders of the later faction formed to the Communist Party of India Marxist। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसका CPIM के लोगों का अरेस्ट भी किया गया था for being pro China। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आ जाती है।
उसके बाद 27 क्वेश्चन आता है, डैश वाज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर, ही वाज देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू विजिट चाइना इन 1979। लेटर राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। दोनों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हमारा आंसर आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद आ डैश वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तानी आर्मीज इन कश्मीर ड्यूरिंग 1947। तो एक प्रॉक्सी वॉर हमें देखने को मिली थी, नीचे मैंने डेफिनेशन उसकी दे दी है। उसके बाद अ लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स वाज रिजॉल्व्ड थ्रू द मेडिएशन बाय द, भाई किसने मेडिएट करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद द इंडिया पाकिस्तान इंडस वैली ट्रीटी वाज साइंड बाय नेहरू एंड डैश इन 1960। तो भाई किस किस ने साइन करी थी? नेहरू जी ने और जनरल आयूब खान ने। इंपॉर्टेंट है ये। फिर अ मोर सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज बिगेन इन डैश, Pakistan launched armed attacks in the run of Kutch area of Gujarat. This was followed by a bigger offensive in Jammu and Kashmir in August-September by 1965 में। उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन बन चुके थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद यूएन के इंटरवेंशन क्या थी? हॉस्टिलिटीज एंड पर आ गई थी। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल आयूब खान साइन द डैश अग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन, याद रखिएगा, इन जनवरी 1966। तो भाई हमारा ताशकंद जो अग्रीमेंट हुआ था, और इसी के बाद वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ भी हो गई थी। विकिपीडिया में पढ़िएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पॉलिटिक्स का इन जनरल। उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट, डैश पार्टी इमर्ज्ड इन अ विनर इन वेस्ट पाकिस्तान व्हाइल द अवामी लीग लेड बाय डैश स्वेप्ट थ्रू ईस्ट पाकिस्तान। भाई दो लोगों की हम बात करें तो पहली हमारी जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी थी, और दूसरे हमारे शेख मुजीबुर रहमान हमारे सामने आ जाते हैं। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला खासकर याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया हैड टू बेयर द बर्डन ऑफ अबाउट डैश रिफ्यूजीज हु फ्लेड ईस्ट पाकिस्तान एंड टुक शेल्टर इन द नेबरिंग एरियाज इन इंडिया। तो अराउंड 80 लाख रिफ्यूजीज हमें देखने को मिल रहे थे। फिर डैश द एडवाइजर टू द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना व्यू पाकिस्तान इन जुलाई 1971। तो भाई कौन थे उनके एडवाइजर? हेनरी किसिंगर, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस, इंडिया साइंड अ डैश विद द सोवियत यूनियन अगस्त 1971। ये क्वेश्चन तो 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आया है। दिस ट्रीटी एश्योर्ड इंडिया ऑफ द सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। क्वेश्चन आंसर में तो बहुत ही देखने को मिलता था। हम यहाँ बात कर रहे हैं 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की। यहाँ पर इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि एक तरफ आप नॉन अलाइनमेंट की बात करते हो और आपने ये साइन कर लिया था, लेकिन उस समय इंडिया को जरूरी था। उसके बाद आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्ट अप, अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन डैश, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब एंड राजस्थान व्हाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट। भाई कब हुई थी ये? दिसंबर 1971। अब इसमें क्या कैसा हुआ था उसके लिए आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर द साइनिंग ऑफ द डैश अग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972 फॉर्मुलाइज द रिटर्न ऑफ पीस। तो ये शिमला अग्रीमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसका डैश वन द लोकसभा इलेक्शन इन 1971। भाई कौन जीता था? आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी उस समय इलेक्शन जीत गई थी। फिर स्टेप्स आफ्टर 1962 वॉर वर, तो भाई 1962 का क्या स्टेप्स हमें देखने को मिले थे? याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1962। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज वाज एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1965। द थर्ड प्लान वाज अफेक्टेड एंड इट वाज फॉलोड बाय 3 एनुअल प्लान्स। द फोर्थ प्लान कुड बी इनिशिएटेड ओनली इन 1969। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीजें हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद भाई ये कारगिल कन्फेडरेशन का ये बॉक्स जाता है, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है, इसको याद रखिएगा। मेन आपको डेट्स याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इसको हम मेनली बोलते हैं। फिर थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा कि उस समय आर्मी चीफ कौन थे? जनरल परवेज मुशर्रफ वहां के थे जिन्हें लीड किया था इनको। ये पूरा आप देख लीजिए, ऐसे दिया हुआ है। पाकिस्तान वाज टेकन ओवर बाय द पाकिस्तानी आर्मी लेड बाय द आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ। उसके बाद का ये दिया हुआ है, तो ये पूरा एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया डैश। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस, याद रखिएगा, एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिड बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया। भाई हमारा हुआ था मई 1974 में, याद रखिएगा। उसके बाद अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ नेहरूज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स was the nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of डैश। तो इसका आंसर आता है होमी जे भाभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक। फिर इसके बाद इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर डैश पर्पसेस, नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो भाई हमारा हमेशा से था कि पीसफुल पर्पसेस के लिए हम इन्हें प्रोड्यूस करें, लेकिन आगे अभी आपको और इसके बारे में जानना है।
when communist China conducted nuclear test in October 1964. The five nuclear weapon power US, USSR, UK, France, China, जो समय Taiwan then represented China. Also the five permanent member of the UN Security Council tried to impose the dash of 1968 on the rest of the world. तो क्या इंपोज करने का ट्राई कर रहे थे? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, और इंडिया ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी बताते हुए इसको साइन करने से रिफ्यूज कर दिया था। फिर डैश वॉर ऑफ 1973, द एंटायर वर्ल्ड वाज अफेक्टेड बाय द ऑयल शॉक ड्यू टू मैसिव हाइक इन द ऑयल प्राइसेस बाय द अरब नेशंस। इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेमेशन। तो भाई कौन सी वॉर देखने को मिली थी, किस वजह से इन्फ्लेशन हो गया था? अरब इसराइल वॉर, याद रखिएगा। उसके बाद वी फाइंड दैट इन द कोर्स ऑफ डिकेड ऑफ 1962 से 1971 व्हेन इंडिया फेस डैश वॉर्स। तो भाई इस डिकेड में हम 3 वॉर देखते हैं। टोटल 5 वॉर हुई थी, लेकिन 62 से 71 के बीच में सिर्फ 3 हुई थी। पांचों वॉर याद रखिए, कश्मीर वॉर 1947 से 48, इंडिया चाइना वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 एंड 1971, कारगिल वॉर 1999। बिल्कुल आपको ये पांचों नाम याद रखना है। फिर इंडिया अपोज द इंडेफिनाइट एक्सटेंशन ऑफ द एनपीटी इन 1995 एंड आल्सो रिफ्यूज टू साइन द, और किसको हमने रिफ्यूज किया था? सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में ये समझाया था आपको। फिर इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ डैश टेस्ट इन मई 1990 डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। यहाँ पर भाई हमने न्यूक्लियर, हमारा इसका आंसर आता है, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। अच्छा, इससे आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कि हमारे ना कुछ कोड वर्ड हुआ करते थे, जैसे अगर कुछ सक्सेसफुल हो जाते थे हमारे न्यूक्लियर टेस्ट, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड हुज क्लियर इंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिसी ऑफ डैश, इन द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। लेकिन आज के कंटेम्प्ररी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो हमारे पूरे ये उसूल चल रहा है नो फर्स्ट यूज से, इनको हम रिव्यू कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं अगर बात इंडिया के रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी पर आती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, और नीचे वाला ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद द डैश गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन 1977 अनाउंस्ड दैट इट विल फॉलो जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। भाई उस समय जनता पार्टी हमारी आई थी। फिर इंडिया फॉरेन पॉलिसी है शिफ्टेड टू अ मोर डैश स्ट्रेटेजी, तो मोर प्रो यूएस स्ट्रेटेजी की तरफ हम शिफ्ट हो गए। द कंटेम्पररी इंटरनेशनल सिचुएशन इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश इंटरेस्ट देन बाय मिलिट्री इंटरेस्ट। तो कंटेम्पररी इंटरनेशनल सिचुएशन आजकल इकोनॉमिक बेस में ज्यादा में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन द ईयर, तो यहाँ पर है भाई 1974 एंड 1998। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो याद रखिएगा लिपू लेक पास। फिर इसके बाद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द आउटकम ऑफ आवर इकोनॉमी पॉलिसी, किसने बोला है, किसके रिमार्क्स हैं ये? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के रिमार्क्स हैं। फिर व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन द अपोजिशन पार्टीज? The CPI, which was in favor of the Soviet Union, grew closer to the Congress. The Communist Party of the India broke up in 1963. Alerted the leader of India about the situation in the Northeast. Nagaland was given state status. तो हमने इसके कुछ क्वेश्चन पहले भी देखे हैं। तो भाई इसका आंसर जो सही है वो है the CPI, which was in favor of the Soviet Union, grew closer to the Congress। जैसा बोला गया है कि हमें ये बताना है कि भाई इनमें से कौन सा इंपैक्ट हमें अपोजिशन पार्टी में देखने को मिला था, सिर्फ ये हमको एक मेन देखने को मिला था। अब इसके बाद बारी आती है हमारे सारे नए टॉपिक्स की, और उसके बाद फिर आखिरी में असर्शन रीजन और केस स्टडी भी हम देखेंगे। तो बहुत सारे नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ये ऊपर मैंने डाल दिया सब यूनिट, ये भी पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन भी देख रहे हैं, पूरे कवर कर दिए, घबराने वाली कोई बात बचती नहीं है। Nearly 45 years after independence, due to various reasons, India's foreign policy with dash remained largely unexplored, notwithstanding the two nations gained independence from the British colonial rule in 1947 and 1948 respectively। तो ईयर भी याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, टॉपिक से ही आपको पता चल गया होगा, इसराइल की हम बात कर रहे हैं। Diplomatic relations between India and Israel formally developed between the two after the opening of Israeli embassy in India in, तो भाई इजरायली एम्बेसी इंडिया में कब ओपन हुई थी? 1992 में। उसका दिन नीचे का भी जरूर पढ़िएगा। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द टू डेमोक्रेटिक नेशन फर्दर इंटेंसिफाइड विद द विजिट ऑफ द टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई कुछ विजिट्स हमें देखने को मिले थे। पहला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजराइल इन 2017, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू टू इंडिया इन 2018। ये भी दोनों याद रखिएगा। और अभी के कौन प्राइम मिनिस्टर हैं? तो नफ्ताली बेनेट अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये नाम भी बिल्कुल याद रखिएगा। मोदी जी का मानना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद द टू नेशंस हैव स्टार्टेड कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक, भाई कौन कौन सी फील्ड में हमें देखने को मिल जाता है? तो ये क्या होता है, इनमें से 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कुछ गलत दे दिए जाएंगे, या ऑल ऑफ द अबव दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर एंड एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये कुछ नाम हमारे आ जाते हैं। इसके बाद भाई इंडिया और रशिया का रिलेशन इसमें ऐड हुआ है।
लेकिन ये कहां से ऐड हुआ है, हमारे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर से। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के एमसीक्यू वीडियो में मैंने पूरे आपको इंडिया रशिया रिलेशन के एमसीक्यू करवा दिए, तो वहां जाके ये वाला टॉपिक आपका हो चुका होगा पहले ही, अगर आपने वो चैप्टर देख लिया है तो। अब इसके बाद फिर आता है इंडिया यूएस रिलेशंस, तो ये हमारे हेजेमनी वाले चैप्टर से ऐड हुआ है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको अच्छे से समझिए। जब भी हम इंडिया के रिलेशन की बात करते हैं ना, तो उनसे कोई एक पर्टिकुलर लाइन से एमसीक्यू आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसी कंट्री होती है जिनसे हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो एक सेंटेंस में आ पाए। बाकी हर समय क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे रिलेशन बनाती हैं। तो कभी भी आपको रिलेशन वाले एमसीक्यू देखने को मिलेंगे ना, तो वहां पर 2 3 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको ऐसा मिलेगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, या नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉक्सेस में एक्सप्लेनेशन डाला है, जो मैं आपको भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। डिटेल में चाहिए तो आप चैप्टर वाली वीडियो देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा, बट अभी हम शॉर्ट में करेंगे और इससे आपके पूरे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, घबराने वाली बात ही नहीं है। तो यूएस एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। बताया गया कि क्यों रिलेशन हमारे अच्छे हैं। 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी इंडियन ओरिजिन। 3 लाख इंडियन वर्क्स इन द सिलिकॉन वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15% ऑफ हाई टेक स्टार्टअप आर बाय इंडियन अमेरिकन। तो इतनी सारी चीजें हो रही, तो अपने आप पता चलता है कि भाई एग्जांपल से कि इंडिया और यूएस के रिलेशन इतना तगड़ा क्यों है, क्यों हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर इंडिया यूएस रिलेशन में और भी चीजें आती हैं। यहाँ पर भाई डिबेट्स कुछ चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 चीजें हमें एनालिस्ट द्वारा देखने को मिलती है। पहली है, कुछ का कहना है कि इंडिया को यूएस से दूरियां बना लेना चाहिए और अपनी खुद की पावर इंक्रीज करने पर पूरा फोकस करना चाहिए, नेशनल पावर इंक्रीज करना चाहिए। फिर कुछ दूसरे एनालिस्ट का कहना है कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, हमें यूएस के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहिए, उससे हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ का कहना है कि भाई यहाँ पर थर्ड एक जो एनालिस्ट का ग्रुप है वो कहता है कि इंडिया शुड टेक द लीड इन एस्टेब्लिशिंग अ कोलिजन ऑफ कंट्री फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। हमें डेवलपिंग वर्ल्ड का कोलिजन बनाना चाहिए और उसमें लीड लेना चाहिए। सबके अपने अपने व्यू हैं, ये तीनों व्यू आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हमारा आता है बांग्लादेश के साथ। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, एक्सेट्रा, जितने यहाँ पर दिए हुए आगे, ये सब कंटेम्पररी साउथ एशिया चैप्टर से उठाए गए। एक म्यांमार बस नहीं उठाया गया है, बाकी सारे वहीं से उठाए गए। तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंटेम्पररी साउथ एशिया में 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। पहला इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज। वो 2 टॉपिक आप कर लेंगे, आपका सारा हो जाएगा। और म्यांमार वाला मैं आपको करा दूंगा। और क्या इतना काफी है? पूरा काफी है, सब कुछ ही कवर मैंने कर दिया है। समझाऊंगा एकदम शॉर्ट में, जिससे आपका एमसीक्यू का बस अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो यार अगर हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन की, शॉर्ट में आपको समझाऊंगा जिससे पूरे एमसीक्यू आपके कवर हो जाए। तो कुछ जगह हमारे रिलेशन अच्छे हैं और कुछ जगह खराब है। मेन डिस्प्यूट हमें वाटर शेयर में देखने को मिल जाता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर का। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट बांग्लादेश से कुछ जगहों पे अनहैप्पी है, जैसे कि जो इंडिया में इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है उसको उन्हें डिनाई कर दिया है। उसके बाद वो एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया को पसंद नहीं आता है। उसके बाद इंडिया कह रहा था कि भाई हम आपकी टेरिटरी से अपनी ट्रूप को भेजेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उसके लिए उन्हें मना कर दिया। उन्हें इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। और हमारा म्यांमार बोल रहा है कि वो बांग्लादेश से टेरिटरी से इंडिया को एक्सपोर्ट कर देगा, तो उसके लिए भी हामी नहीं भर रहे हैं। तो इंडिया को ये चीजें पसंद नहीं आती है। उसके बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट भी कुछ चीजें कहता है। उनका कहना है इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, इंकरेजिंग रिबेलियन इन द चित्तागोंग हिल ट्रैक्स। नाम याद रखिएगा, चित्तागोंग हिल ट्रैक्स। उसके बाद ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इस नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। तो ये कुछ आरोप इंडिया पर ये लगाते हैं बांग्लादेश वाले। उसके बाद बाउंड्री डिस्प्यूट अभी तक हमारी सॉल्व नहीं हो पाई है। इकोनॉमिक रिलेशन हालांकि पिछले 10 सालों में बहुत इंप्रूव हुए हैं। उसके बाद बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लोकीश पॉलिसी डेट वांट टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया व्यू म्यांमार। इसका बांग्लादेश पार्ट देखने को मिलती है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंटल इशू हो गया, इस पर हम दोनों स्टेट ने बहुत कोऑपरेट किया है रेगुलरली। तो ये बांग्लादेश रिलेटेड हमारा आ जाता है। इसके बाद भाई अब नेपाल की भी बात कर लेते हैं। तो नेपाल और इंडिया का एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि विच 2 कंट्री एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। तो भाई नेपाल और इंडिया हमारा है, बहुत ही कम ऐसे रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। इनने दोनों ने एक ट्रीटी साइन करती हुई जिसकी मदद से कि दोनों कंट्री में लोग ट्रेवल कर सकते हैं काम करने के लिए विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। दिया हुआ है 2 कंट्रीज शुड ट्रेवल टू एंड वर्क इन द अदर कंट्री विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमको ट्रेवल करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ 2 कंट्रीज हैव ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन द पास्ट। ट्रेड रिलेटेड थोड़े से डिस्प्यूट हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे इंडिया ने हमेशा बोला है यार कि जो चाइना से इसके इतने वार्म रिलेशन हमें देखने को मिल जाते हैं नेपाल के, वो हमें कहीं ना कहीं पसंद नहीं आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि नेपाल की गवर्नमेंट उसका रिलेशन भी अच्छे रख रही है और साथ ही साथ जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं उसके खिलाफ एक्शन भी कोई नहीं ले रही है। उसके बाद भाई इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि जो माओइस्ट मूवमेंट है नेपाल में
वो हमारी सिक्योरिटी थ्रेट को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि ये राइस देते हैं हमारे यहाँ नक्सलाइट ग्रुप को इंडिया में, जैसे फ्रॉम बिहार इन द नॉर्थ टू द आंध्र प्रदेश इन द साउथ। ये हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे माओस्ट नक्सलाइट ग्रुप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मैनी लीडर्स एंड सिटीजन इन इंडिया नेपाल। अब नेपाल की बारी आती है तो उनका कहना है कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है। उसके बाद अपनी खुद की डिजाइन रिवर वाटर्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, और नेपाल जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है उसको प्रिवेंट करता है सी का इजी एक्सेस लेने से इंडियन टेरिटरी से। तो कुछ ये हमें बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे स्टेबल और पीसफुल रिलेशन है। हमारा ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट, ग्रेट होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर, ये कुछ चीजें जो हमें साथ जोड़ देती हैं। तो ये इंडिया नेपाल का आता है। मेन वीजा वाला पॉइंट याद रखिएगा, स्पेशल रिलेशन वाला पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद श्रीलंका की बारी भी आ जाती है भाई, इसके बारे में हमने पढ़ा है। मेन श्रीलंका और हमारे इंडिया के जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं वो हमारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं आइलैंड नेशन के साथ। ये हमने पहले ही पढ़ा था, तमिल और सिन्हाला वाला, इंडियन तमिल्स का। उसके बाद भाई इंडियन लीडर्स और सिटीजन है, उनका कहना है कि वहां पर तमिल लोगों के साथ अगर बुरा होगा, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें हराश किया जाएगा, तो हम शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि इंडिया में भी तमिल है ना। इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड बीइंग किल्ड। फिर इसके बाद दिया हुआ आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987, ये भी हमने पढ़ा था। अब इंडियन गवर्नमेंट नई पॉलिसी प्रेफर करती, वो है पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट। मतलब श्रीलंका के इंटरनल ट्रबल्स में हम थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट अपना रखेंगे। उसका इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद भाई पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन श्रीलंका में भी इंडिया ने बहुत मदद करी, जिसके बाद हम और ज्यादा क्लोज आ गए। तो ये हमारा श्रीलंका कहा जाता है। अब इसके बाद भाई पाकिस्तान का पढ़ना जरूरी है, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो भाई पार्टीशन के बाद ही हम दोनों की लड़ाई, हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया था कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान का कहना है कि भाई कश्मीर उनका है, उनको बिलोंग करता है। उसके बाद वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 एंड 48 एंड 65 फेल टू सेटल द मैटर। इसके बाद भी वॉर के बाद भी चीजें सेटल नहीं हुई। उसके बाद भाई 1947-48 की जो वॉर हुई थी, उसके बाद हमें डिवीजन ऑफ प्रोविंस देखने को मिल जाता है इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड बाय लाइन ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा। उसके बाद 1971 का जो इंडिया जीता था वॉर, उसके बाद भी अनसेटल्ड है कश्मीर वाला इशू, ये सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमें स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, याद रखिएगा दोनों पॉइंट। ये पहला है सियाचिन ग्लेशियर पे जो कंट्रोल है, और उसके बाद ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, दोनों हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडिया चाइना की भाई जो आर्म रेस चलती है वो नए लेवल पर आ गई जब से दोनों कंट्री न्यूक्लियर इक्विप्ड हो गई हैं। तो एक अलग चीज हमें 1990 से देखने को मिलती है। अब याद रखिएगा 1998 में इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। उसके जस्ट कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए थे, और वो कहां पर किए थे? चागाई हिल्स में करे थे, इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद भाई जब से दोनों का हमें देखने को मिलता है ना कि मिलिट्री रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है, उसका जैसे दिया हुआ है सिंस द इंडियन पाकिस्तान सीम टू हैव बिल्ट अ मिलिट्री रिलेशनशिप, इसका जो वॉर की चांसेस है वो हमें थोड़ी सी डिक्लाइन होते हुए दिखे, कि डायरेक्ट फुल स्केल वॉर होने की चांसेस अब कम हो गई हैं। यहीं खत्म नहीं होता है। उसके बाद अगर इंडिया की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम होती है भाई? पहला है कि ब्लेम द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग अ स्ट्रेटेजी ऑफ लो की वायलेंस बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट विद आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया। हम ये हमेशा बोलते हैं उनके लिए, और ये सच भी है कि हमने बहुत बार देखा कि पाकिस्तान बहुत खुले उसमें सपोर्ट करता है। The Indian government also believes that Pakistan aided the pro-Khalistani militant with arms and ammunition during the period of 1985 and 1995. यह हमें देखने को मिलता है। फिर its spy agency ISI Inter Services Intelligence is alleged to be involved in various anti-Indian campaigns in India's northeast, operating secretly through Bangladesh and Nepal. ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बारी आती है तो उसका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट इन सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर फोमेंटिंग ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। ये वो हम पर बोलता है कि हमारी वजह से यहाँ ट्रबल देखने को मिले। उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैव हैड अ प्रॉब्लम ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, ये भी हमें देखने को मिला था। अंटिल 1960 दे वर लॉक्ड इन अ फियर्स आर्ग्यूमेंट ओवर द यूज ऑफ रिवर ऑफ इंडस बेसिन, ये हमें देखने को मिला था। अभी हमने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद टू कंट्रीज आर नॉट इन अग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ, नाम याद रखिएगा। तो ये हमारा पाकिस्तान कहा जाता है। अब इसके बाद भाई म्यांमार का पता होना भी बहुत जरूरी है। ये भाई देखिए मैंने गूगल से डाल दिया, आपकी बुक में कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन इतना अपने में सफिशिएंट है। पहला भाई इंडिया म्यांमार के रिलेशन बहुत अच्छे, हमारे हिस्टोरिकल, एथनिक, कल्चरल एंड रिलीजन टाइज हमें देखने को मिलते हैं। भाई हमारा इंडिया लॉर्ड बुद्धा का लैंड है, तो इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज फॉर पीपल ऑफ म्यांमार। उसके बाद भाई हमारा जो जोग्राफिकल रीजन कुछ इस तरीके से कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमें देखने को मिल जाता है, एक अच्छा रिलेशन हमें देखने को मिल जाता है। इंडिया म्यांमार एक लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं ऑफ ओवर 1600 किलोमीटर्स, जो हमारा उसके बाद फिर दिया हुआ है कि भाई लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिव्स इन म्यांमार, ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इंडिया एंड म्यांमार साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951, ये भी इंपॉर्टेंट आता है।
उसके बाद भाई जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 1987 में विजिट किया था, उसके बाद हमारे रिलेशन और स्ट्रांग हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ अग्रीमेंट हमने साइन किए, बायलैटरल कोऑपरेशन हैव बीन साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज। उसके बाद भाई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप किए गए जिससे और अच्छे से हम एस्टेब्लिश कर सके अपने रिलेशन, जहां पर हमारा इंटरेस्ट है वो हम और अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद भाई जब वहां पर अर्थक्वेक आया था शान स्टेट में मार्च 2011 में, तो उसके बाद हमारी इंडिया ने $1 मिलियन का असिस्टेंस उनको दिया था, म्यांमार वालों को। तो ये म्यांमार रिलेटेड इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब इसके आखिरी में जल्दी से असर्शन रीजन देख लेते हैं। मैंने कोई भी यहाँ ऑप्शन नहीं डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सीधे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और फिर आंसर बताऊंगा, है ना। तो पहला आता है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड फोर्सेस, इट वाज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। हमने पास्ट में भी ये पढ़ा। इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। अगर आपने नीचे बॉक्स पढ़ा होगा तो ये भी उसमें क्लियर दिया हुआ था। तो भाई दोनों सही है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of the peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tension, by contributing human resources to UN peacekeeping operations. रीजन दिया हुआ है, इंडिया कंटिन्यू टू अपोज पाकिस्तान ऑन ज्वाइनिंग द वेस्टर्न कैंप। तो आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इंडिया भले ही नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करता था, लेकिन अगर कोई भी कंट्री दूसरा कैंप ज्वाइन कर लेती थी तो उसको अपोज भी ऐसे नहीं करता था, ये गलत दिया हुआ है। फिर नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया, अभी हमने पढ़ा। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स वाज द न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन द लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। ये दोनों लाइन हमने पढ़ी है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद भाई आखिरी में केस स्टडी आ जाता है। तो केस स्टडी में हमेशा आपको यही बताने के लिए डालता हूं यार कि हम ज्यादा केस स्टडी क्वेश्चन इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि हम एमसीक्यू में सब कुछ कवर कर देते हैं। सीधा सीधा ये मैंने उठा के डाल दिया है, इसको आप देख लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना, व्हाई वाज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिव्यूड एंड चेंज्ड, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा। इंडिया वांटेड टू इंश्योर इट्स प्लेस इन यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूएन चैप्टर में हमने पूरा देखा है। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सीटीबीटी, हमने अभी सीटीबीटी का फुल फॉर्म देखा। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी रिट्रेट्स इट्स रिजॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग डिसआर्ममेंट एंड रीजनल पीस, ये भी हमने अभी देखा। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन बाय वाइड रेंज ऑफ फैक्टर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। नेशनल इंटीग्रेशन, इस पर हमने बात करी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इस पर हमने बात करी। नेशनल इंटरेस्ट, इस पर हमने बात करी, लेकिन अलायंस बिल्डिंग पर अभी हमने बात नहीं करी है। तो इसका आंसर है अलायंस बिल्डिंग। तो भाई इसी के साथ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की एमसीक्यू सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। फंसना पक्का है, मेरा आपको गारंटी है, इससे फंसेगा। आप सैंपल पेपर चेक कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखना है तो ऊपर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, आई बटन में एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाएंगी। और यार वीडियो लाइक कीजिएगा, बड़ी मेहनत कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिसमें आप सब लोग अच्छा स्कोर करें। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।